सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज जीएसटी, जिसे हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज हम जानेंगे क्या है जीएसटी, क्यों है जीएसटी और जीएसटी हमारी इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट डालती है। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं जीएसटी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, टैली प्राइम में जीएसटी सेटिंग्स करते कैसे हैं, जीएसटी नंबर हमें मिलता कहाँ से है, जीएसटी लागू करने के बाद सरकार का क्या बेनिफिट हुआ है या कस्टमर्स का क्या बेनिफिट हुआ है, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि जब हम कोई इनवॉइस क्रिएट करते हैं, कोई हम बिल बनाते हैं, अगर हमें एक ही बिल में मल्टीपल जीएसटी रेट्स को शो करना है तो वो हम कैसे करेंगे। आज सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले जीएसटी के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। जो चीज़ें फेमस हैं, जो जीएसटी के बारे में कही जाती हैं, उनमें से क्या है, ये कहा जाता है जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हम समझेंगे, आपको मैं दिखाऊंगा। जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स भी है, जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी एक मल्टी स्टेज टैक्स है और जीएसटी एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। चलिए समझते हैं इन सारे वर्ड्स को जो यहाँ पे लिखा गया है, जो जीएसटी के बारे में कहे गए हैं। कहते हैं जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं या इंडिया में हम टैक्सेस की बात करते हैं स्पेशली, तो टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज, आप ये कह सकते हैं जो टैक्सेस होते हैं दे आर डायरेक्ट आर इनडायरेक्ट, या फिर आप ये कह सकते हैं जो भी टैक्सेस होते हैं वो या तो केंद्र सरकार को दे होते हैं जिनको हम सेंट्रल टैक्स कहते हैं, या वो टैक्सेस जो राज्य सरकार को दे होते हैं, या फिर वो टैक्सेस जो लोकल बॉडीज लेती है। अगर हम डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो डायरेक्ट टैक्स में होता क्या, आमतौर पर जिस पे लगता है उसको वही भरता है, उन्हें हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर मेरी इनकम है कुछ और मुझे उस पर इनकम टैक्स देना है तो उसे मैं ही फिल करूंगा, मैं ही भरूंगा, इसीलिए इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स में रखा गया है। ऐसे ही आपका कॉर्पोरेट टैक्स आता है। कॉर्पोरेट टैक्स में क्या है, संस्था विशेष की इनकम पे लगता है। जैसे रिलायंस ग्रुप की बात करें, मुकेश अंबानी की बात करेंगे, वो पे करेंगे इनकम टैक्स। लेकिन अगर आप रिलायंस ग्रुप की बात करेंगे तो वो पे करेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। क्यों? क्योंकि संस्था की इनकम पे लगता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये तो हो गया आपके दोनों डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि दोनों भरने वही जा रहा है व्यक्ति जिसके ऊपर लागू हो रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है कि लगता किसी के और के ऊपर है, वसूला किसी और से जाता है और बाद में वो व्यक्ति जिससे हमने वसूला है वो कस्टमर से ले लेता है, यानी उस व्यक्ति से ले लेता है जिससे हम वसूलना चाहते थे, जिसमें आपके आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे? मैंने कहा मान लीजिए मुझे कस्टमर से कुछ टैक्स लेना था, जो भी कंज्यूमर्स थे, तो कंज्यूमर्स टैक्स भरने डायरेक्ट हमें नहीं आएगा। हमने क्या किया, दुकानदारों को पकड़ा। हमने कहा जब भी आप सामान बेचिए आप उसमें से 10% लगा दीजिए। तो जब भी वो सामान बेचेगा तो सामान का प्राइस मान लीजिए 10 रुपए है और 10% अगर उसी पे वो टैक्स लगाएगा तो टोटल सामान 11 रुपए का हो जाएगा। वो वसूलेगा कस्टमर से, लेकिन हमें वही पे करेगा। लग कस्टमर से रहा है, जो कस्टमर ही 11 रुपए पे करेगा लास्ट में। वो यहाँ पे पहले आपको 1 रुपए दे रहा है, वो क्यों दे रहा है? क्योंकि उसने कस्टमर से वसूला है। इसीलिए हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि ये हम डायरेक्टली कस्टमर से नहीं वसूलते, हम दुकानदार से लेते हैं और दुकानदार बाद में कस्टमर से उस चीज को ऐड करके ले लेता है। दे आर कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में काफी टैक्सेस आते हैं, जैसे आपका वैट आता है, एक्साइज कह लीजिए, जीएसटी कह लीजिए, और भी कई सारे हैं। अब इन्हीं टैक्सेस जो हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोल रहे थे, अगर हम इनको तीनों में डिवाइड कर दे, कौन से राज्य सरकारों के टैक्सेस हैं, कौन से केंद्र सरकारों के टैक्सेस हैं, कौन से लोकल टैक्सेस हैं, वैसे होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन टैक्सेस हैं हमने उनको यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें सबसे पहले हमें अगर सेंट्रल टैक्सेस की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस की बात करें, तो इसमें एक इनकम टैक्स आता है, व्यक्ति विशेष की इनकम पे लगता है। कॉर्पोरेट टैक्स आता है, संस्था की इनकम पे लगता है। कैपिटल ट्रांसफर टैक्स आता है, कोई बड़ी संपत्ति आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, लाइक आप जमीन खरीदते हैं या फिर आप बिल्डिंग खरीदते हैं तो जो ऑनरशिप ट्रांसफर होगी, कैपिटल ट्रांजैक्शन टैक्स है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिक्योरिटी अमाउंट देना पड़ता है। एक्साइज है, उत्पादन कर है, जब भी कोई चीज बनेगी उस पर उत्पादन होगा तो उसका एक्साइज टैक्स किसको देना होगा? केंद्र सरकार को। हर चीज का नहीं, कुछ सामान को एग्जेप्ट रखा गया है, जिनमें कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिनका उत्पादन हमें राज्य सरकार को देना होता है। इसके बाद सर्विस टैक्स आता है, जो भी व्यापार करता है, मान लीजिए वो गुड्स का व्यापार नहीं करता तो वो सर्विस का व्यापार कर रहा होगा, अगर वो सर्विस का व्यापार करता है तो सर्विस टैक्स भरेगा जो कि केंद्र सरकार को जाता है। ऐसे ही कस्टम ड्यूटी टैक्स आता है, सीमा शुल्क कहते हैं। कोई भी विदेशों से माल पास में इंटर करेगा तो वो पहले ही वहीं बॉर्डर में ही उससे कस्टम टैक्स ले लिया जाएगा। ये सारे के सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आते हैं।
वैसे राज्यों के पास कई सारे हैं, बट मेनली फिलहाल हम बात करने वाले 2 टैक्सेस की, सेल टैक्स और एक्साइज। होता तो एंटरटेनमेंट टैक्स है, एंट्री टैक्स है और भी जैसे एडवर्टाइजमेंट टैक्स है, बहुत सारे हैं। बट मेनली जो हम बात करने वाले ये 2 है, सेल टैक्स और एक्साइज ड्यूटी टैक्स। ठीक है, सेल मतलब जब भी कोई सामान बिकेगा तो सेल टैक्स लगेगा। हालांकि उसका नाम बदल के बाद में वैट कर दिया गया है, बट फिलहाल ये मान लीजिए। और लोकल बॉडीज में आपने देखा होगा, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट होती है, आपको पानी उपलब्ध कराती है, कुछ रोड्स वोड्स की सफाई करवाती है, रिलीजियस प्लेसेस की देख रेख करती है, तो उसको हम बोलते हैं, वो जो उसके बदले हमसे पेमेंट लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लोकल बॉडीज टैक्सेस। अब शुरू के जो स्टार्टिंग का पॉइंट टू पॉइंट टैक्स सिस्टम था, थोड़ा उसको समझते हैं। पहले जब 1950 में आपका देश आज़ाद हुआ था, तो किस तरीके से टैक्स काम करता था। बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं, आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मान लीजिए एक गाड़ी है, एक कार है, जो प्रोडक्शन हुई है, प्रोडक्शन के बाद उसकी जो प्राइसिंग हुई वो 7 लाख रुपए हो गई। ठीक है, कार की कीमत, जो भी उसमें रॉ मटेरियल लगाया, प्रोडक्शन के खर्चे के बाद प्रॉफिट जोड़ लिया डीलर ने अपने, और बाद में वो जब उसको बेचेगा तो वो 7 लाख रुपए के हिसाब से बेचना चाहता है। लेकिन जैसे उसने इरादा किया है, उसको बनाया है बेचने के लिए, तो 7 लाख पे सबसे पहले लगेगा एक्साइज। किसी भी चीज को आप उत्पादन करते हैं, बनाते हैं बेचने के इरादे से, तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार आपसे एक्साइज लेगी उस चीज का। स्टार्टिंग से एक्साइज 12% ही रहा है, तो जैसे 7 लाख रुपए की आपकी कार हुई, 7 लाख का 12% जो कि 84,000 रुपए होता है, वो उसी में आपको देना पड़ेगा। तो ये टोटल मिलाकर क्या होगा, जब ये पहला व्यक्ति इसको खरीदेगा तो इसको कितने का पड़ेगी, कार की कीमत 7 लाख रुपए प्लस इस पे सबसे पहले 12% एक्साइज लगा, कितना होगा 84,000 रुपए। और जब भी कोई सामान किसी जगह पे बेचा जाएगा तो उस पर सेल टैक्स ही पहले लगता था, वैट लगता है, वैट के बाद जीएसटी आ गया। लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझते जाइए। तो जब पहले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को माल बेचा, चूंकि पहले व्यक्ति ने बनाया था, तो वो सामान उसको 7 लाख रुपए का बेचना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, 7 लाख पे सबसे पहला लगा एक्साइज जो कि 12% 84,000 रुपए हुआ। फिर लगा सेल टैक्स जो कि 10% है, वो हुआ आपका 78,400 रुपए। अब 78,400 रुपए क्यों हुआ, क्योंकि 7 लाख प्लस 84,000, ये 7,84,000 रुपए हो गया, और इसका 10% निकलेगा आपका 78,400 रुपए। तो ये आपका 78,400 रुपए हो गया आपका सेल टैक्स। तो इस कस्टमर को वो वैन कितने की पड़ी, वो पड़ी जाकर 8,62,400 रुपए की। ठीक है, कितने की पड़ी, 8,62,400 रुपए की वो उसको पड़ी। अब वो उसको बेचना चाहता है तो उस पर प्रॉफिट कमाएगा। जब डीलर को बेचेगा तो मान लीजिए उसने अपना प्रॉफिट जोड़ा 50,000 रुपए, 50,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ के वो माल किसी और को बेचेगा। तो यहाँ पे जब उसने 50,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ा, तो उस कार की कीमत उसने सेट की 9,12,400 रुपए। अब यहाँ पे आप देखिएगा, अगर ये टैक्सेस ना होते तो जो सेकंड वाला माल बेचता वो कितने का, पहले वाले ने सेकंड वाले को बेचा होता 7 लाख का, और सेकंड वाला 7,50,000 रुपए का दूसरे वाले को बेचता। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस 9,12,400 रुपए इसका प्राइस हो चुका है। अब क्या हुआ, डीलर ने उसको खरीदा। तब फिर से देखिए, समझते जाइएगा, डीलर जब उसको खरीदेगा तो टोटल मिला के कितना देना पड़ेगा उसको। तो देखिए एक्साइज 12% पहले का था ही, जो कि 84,000 रुपए था। फिर जो पहला सेल टैक्स लगा था 10%, वो था 78,400 रुपए। ठीक है, फिर आपका जो टोटल प्राइसिंग बना जाके उसमें आपका 50,000 रुपए प्रॉफिट उसका जोड़ दीजिए, 8,62,000 रुपए 400 रुपए में प्रॉफिट जोड़ा गया। और सेल टैक्स जो उसी का बना वो बना जाके 10%, कितना बना। अब ध्यान रखें, सेल टैक्स किस पे लगेगा, जो सेल प्राइस था 9,12,400 रुपए के सेल टैक्स लगेगा। तो टोटल मिला के इस व्यक्ति को जो परचेज रेट पड़ेगा, वो तो बेच रहा है 9,12,400 रुपए का, लेकिन जब व्यक्ति खरीदेगा तो 9,12,400 रुपए तो ये प्लस इसी पे उसको देना पड़ेगा सेल टैक्स। सेल टैक्स देने के बाद उसको वो कार पड़ेगी, जाके वैन पड़ेगी 10,03,640 रुपए की। वैसे कितने की पड़ती उसको, ये पड़ती जाके कार उसको 7,50,000 रुपए की। भाई 7 लाख पहले वाले ने व्यक्ति ने बेचा, 50,000 रुपए दूसरे ने प्रॉफिट कमाया, तो तीसरे को पड़ती 7,50,000 रुपए की। लेकिन पड़ कितने की, 10,03,640 रुपए की। अब ये बेचेगा किसी और को तो क्या करेगा, जब जब माल बिकेगा सेल टैक्स लगेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने भी कुछ प्रॉफिट रखा अपना भाई, 10,03,640 रुपए का तो इसको पड़ रहा है। इसमें कहा इसने कि हम 25,000 रुपए प्रॉफिट लेंगे, तो प्रॉफिट लेने पे बन गया जाके 10,28,640 रुपए। लेकिन कस्टमर को फिर भी इतने का नहीं पड़ेगा। कस्टमर को क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को ये आपका 10,28,640 रुपए में सेल टैक्स फिर से भरना पड़ेगा।
जब वो सेल टैक्स बढ़ेगा तो सेल टैक्स जो टोटल मिला के उसका पड़ेगा जाकर, वो पड़ेगा जाकर आपका, इसी पे जोड़ लीजिए 10% मान लीजिए, तो 10% आपका पड़ जाएगा जाकर के कुल मिला के 1,02,864 रुपए के आसपास। ठीक है, 1 लाख थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, 10 लाख का, हाँ 1 लाख ही हो जाएगा, 10% 1 ही लाख निकलेगा जाके, तो 1,02,840 रुपए ये उसका निकल आएगा। यानी कस्टमर को वो प्राइस पड़ेगा जाकर टोटल मिला के 11,31,504 रुपए की। 11,31,504 रुपए का कस्टमर को माल पड़ेगा। वो पड़ना कितने का चाहिए था भाई? 7 लाख की तो ये कार ही थी। 50,000 इसने प्रॉफिट कमाया, 25,000 इसने प्रॉफिट कमाया, तो कुल मिला के 7,50,000 75,000। यानी कि अगर ये टैक्सेस ना लगाए हो गए होते तो ये व्यक्ति को वो कार पड़ती जाके 7,75,000 रुपए की। लेकिन पड़ कितने करी देखिए, 11,31,504 रुपए की पड़ रही, जस्ट बिकॉज ऑफ टैक्सेस। इसमें जो सोचने वाली बात है वो है कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट में वो क्या होता है कि यहाँ पे कार कीमत कितनी थी? 7 लाख रुपए। 10% आपने एक साइज लगाया जो कि 84,000 रुपए निकला, तो जब टोटल मिला के 7,84,000 रुपए इसका प्राइस बना। जो आपका देखिए सबसे पहली बार जो सेल टैक्स लगा था वो 78,400 रुपए बना था। क्यों बना था भाई? 10% लगाया ना आपने, तो कार कीमत तो 7 ही लाख थी ना, तो यहाँ पे 78,400 रुपए क्यों बन गया? क्यों? क्योंकि आपने 7 लाख में 84,000 रुपए और टैक्स जोड़ दिया जो टैक्स ही था। इस वजह से क्या हुआ है, 78,400 रुपए बन गया जाके। अगर ये हम इसको अलग रखते हैं और ये अलग रखते, हम टैक्स पे टैक्स ना लगाते, तो वो कार हमें 7 लाख रुपए की, यहाँ पे जो पहला सेल टैक्स बनता वो कितना बनता? वो मात्र 70,000 रुपए बनता, जो कि बना 78,400 रुपए। क्यों? क्योंकि वो प्राइस इसी में जोड़ दिया गया। वही हर बार हो रहा है, पुराने टैक्सेस को जोड़ते चले जा रहे हैं और जब अगला टैक्स लगा रहे हैं तो उस पर भी आप लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट। इसको हटाने के लिए फिर वैट आ गया। वैट ने काफी चीजों को आसान कर दिया है। कैसे कर दिया है देखिए, फिर वही कार है 7 लाख की बनी, 7 लाख की कार बनी, इसमें एक साइज लगेगा आपका 84,000 रुपए। तो आपका ये टोटल जो बिल आ गया पहले वाला, जो पहला वाला तो सेम टू सेम पहुंचेगा आपका, जो पहला इनपुट वैट बनेगा जाके 78,400 रुपए ही बनेगा। ठीक है, पहली बार। अगली बार वाले में क्या होगा, सेल टैक्स आपस में एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि वैट आ गया है। तो 7,84,000 रुपए के इस व्यक्ति को माल पड़ा था। 7 लाख रुपए क्या था, उसका प्राइस था, और 84,000 रुपए इसका जो आपका ये था, क्या कहते हैं, एक्साइज। ठीक है, अब इसको सबसे पहला इनपुट टैक्स देना पड़ा इसी पे, जो खरीदेंगे भाई तो वैट देना पड़ेगा आपको। इनपुट वैट कितना? 78,400 रुपए। तो ये कार इसको उतने की ही पड़ी जाके 8,62,400 रुपए की। अब प्रॉफिट कमा रहा है ये व्यक्ति, तो प्रॉफिट कमाने की वजह से क्या हुआ, उस कार में इसने 50,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ लिया। प्रॉफिट जोड़ा तो कार कितने की हो गई जाके आपकी? कार तकरीबन बन जाएगी 8,34,400 रुपए की। ये सेल प्राइस बन जाएगा इसका। अब इसमें टोटल मिला के जब सेल प्राइस बनाएंगे वैट जोड़ने के बाद, तो 9,17,400 रुपए की इसने बेचा इसको। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाएगा वैट आपस में ही एडजस्ट होते जाते हैं। जो भी वैट वाला सिस्टम आएगा आपका वो आपस में ही एडजस्ट होता जाएगा, जितना भी आएगा आपका। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखते जाएंगे ये आपस में एडजस्ट हो जाएगा। जब कस्टमर को माल पड़ रहा है जाके, तो टोटल मिला के 9,44,900 रुपए का पड़ रहा है। क्यों? हम टैक्स पे टैक्स नहीं लगाएंगे, खाली जो एक्साइज वाला टैक्स था वो हमारा टैक्स कैस्केडिंग इफेक्ट के दायरे में फिर भी रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहला वाला जो वैट बना है वो आपका बना है कितना, देख लीजिए, 78,400 रुपए, जबकि 70,000 रुपए बनना चाहिए था, क्योंकि जो एक्साइज था उसके साथ जुड़ गया है। लेकिन उसके बाद वैट पे दोबारा टैक्स नहीं लगा, अलग रखा गया प्राइस हमेशा। जैसे हमने बोला, मान लीजिए यहाँ पे 9,17,400 रुपए का इसने उसको बेचा, तो सामने वाले ने क्या किया, 9,17,400 रुपए वो और प्लस उसका वैट उससे उभर दिया। अब वो आपस में एडजस्ट चलता रहा। इसी के कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए फिर जीएसटी आया आपका। जीएसटी को इनडायरेक्ट टैक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जीएसटी जिस पे लगता है उसे वही भरता है। तो जीएसटी जिस पे लगता है उसे वो व्यक्ति नहीं पे करता, जबकि शॉपकीपर पे करता है, और वो बाद में कस्टमर से वसूल लेता है। इसीलिए इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जीएसटी कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स इस वजह से भी है क्योंकि कई सारे टैक्सेस को हटा करके जीएसटी लगाया गया है। ठीक है, जैसे जो सेंट्रल ने अपने सीईडी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी टैक्स को हटाया, सर्विस टैक्स को हटाया, एडिशनल कस्टम ड्यूटी टैक्स को हटाया, स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी टैक्स को हटाया, और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी टैक्स को हटाया। ये केंद्र सरकार ने। राज्य ने हटाया वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, इंटी टैक्स हटाया, एंटरटेनमेंट टैक्स हटाया, सेंट्रल सेल टैक्स हटाया, और एडवर्टाइजमेंट टैक्स हटाया। ठीक है, इन दोनों सरकारों ने अपनी ये टैक्सेस को हटाया और उनकी जगह पे जीएसटी टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया।
तो जीएसटी इसीलिए कहते हैं भाई कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स भी है, क्यों? और मल्टी स्टेज टैक्स भी है। मल्टी स्टेज का मतलब पहले माल बनता था तो एक्साइज लगता था, बिकता है तो सेल लगता है। अब चाहे बने तो भी जीएसटी और बिके चाहे तो भी जीएसटी। अब ये मल्टी स्टेज टैक्स हो गया आपका, ठीक है। डेस्टिनेशन बेस्ड क्या है? जो व्यक्ति लास्ट में पे करेगा, ध्यान रखिएगा जीएसटी कंज्यूमर्स पे लगता है। मतलब एग्जांपल समझाता हूँ, मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा, 10% उसका जीएसटी दिया, 10 + 1 मैंने 11 रुपए पे किए। क्या 1 रुपया मुझे देना चाहिए? अगर मैं ही कस्टमर हूं तो 1 रुपया मुझे ही देना पड़ेगा, लेकिन मैं 11 रुपए का पेन लेके आया और मैंने 15 रुपए का बेचा। अब मेरे कस्टमर ने 15 रुपए के हिसाब से मुझे 10% जीएसटी दिया, मुझे 1.5 रुपए दिया। ध्यान रखिए कस्टमर का सरकार को चाहिए, आपका नहीं। अभी फिलहाल के केस में मैंने तो किसी और को भेज दिया तो कस्टमर कोई और हो गया, सरकार को 1.5 रुपया चाहिए थे, बट मेरा तो 1 रुपया पहले से वहां पहुंच चुका है, तो मैं यहाँ पे 1.5 रुपया दूंगा जो कस्टमर ने पे किए हैं, लेकिन बाद में अपना वाला 1 रुपया मैं वापस कर लूंगा। इसको बोलते हैं इनपुट कराना, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम टैक्स को इनपुट करा लेते हैं, अपने वाले को माइनस करा लेते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो सबसे लास्ट वाला व्यक्ति होगा जो वो टैक्स भरेगा वही टैक्स सरकार के पास रहेगा, बाकी सारा तो इनपुट होता जाएगा। इसीलिए बोलते हैं इसको हम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। और ये उन सरकारों को ज्यादा बेनिफिट देता है जहां पे कंज्यूमर्स होते हैं, ना कि उनको जहां पे प्रोडक्शन होता है, ठीक है। वैल्यू एडेड टैक्स मैंने बता ही दिया है आपको। वैल्यू एडेड में क्या होता है कि मैंने 5 की चीज 15 की बेची तो मैं 10 रुपए प्रॉफिट, मतलब 10 रुपए उसमें वैल्यू बढ़ाई तो मुझे 10 रुपए का ही टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। 5 के मैंने पहले दे के आया था 50 पैसे, जब 15 का बेचूंगा तो मुझे 15 के हिसाब से मिलेगा 1.5 रुपए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और 1.5 रुपए में से आपको 50 पैसे माइनस करके 10 रुपए, 1 रुपए तो देना पड़ेगा। और आपने 10 रुपए ही तो उसकी वैल्यू बढ़ाई थी, 10 रुपए का 10% 1 रुपए तो आएगा आपका, ठीक है। फिर वही प्रोस्पेक्टस पूरा बना दिया गया है कि जीएसटी लगने के बाद ये चीजें बदल गई हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं जो कार पहले 7 लाख की बनी, अब उसमें सबसे पहला जीएसटी लगा 10% जो कि 70,000 रुपए हुआ, टोटल कार का प्राइस 7,70,000 रुपए हो गया। सबसे पहले व्यक्ति को 7,70,000 रुपए का ही पड़ा, फिर उसने कहा 50,000 रुपए वो प्रॉफिट जोड़ेगा, तो प्रॉफिट जोड़ने के बाद क्या हुआ, उसने यहाँ पे 7,50,000 रुपए ये अलग कर दिए। 7 लाख रुपए कार का प्राइस था, जीएसटी अलग था, और उस पर सबसे पहले 7,50,000 रुपए जब उसने सेल किया, सामने वाले ने परचेज किया 7,50,000 रुपए का, और जो इनपुट जीएसटी था उसका 75,000 रुपए बना। 75,000 क्यों बना? पहले वाले व्यक्ति ने जो पे किया था, तो उसको वो कार पड़ी 8,50,000 रुपए की। अब जब वो बेचेगा तो कुछ प्रॉफिट वो भी कमाएगा उसमें, तो उसने क्या किया, उसने कुछ प्रॉफिट अपना 25,000 रुपए जोड़ दिया, तो एक्चुअल में कार का प्राइस बना 7,75,000 रुपए, 25,000 रुपए प्रॉफिट जोड़ने के बाद। और अब इसमें जीएसटी टोटल लग जाएगा आउटपुट कितना, 70,500 रुपए, ठीक है। 70,500 रुपए चूंकि सेल प्राइस पे जीएसटी लगता है, 70,500 रुपए लग जाएगा। तो ये जो टोटल मिला के कस्टमर के पास माल पहुंचेगा तो यहाँ पे कितने का, 8,52,000 रुपए का देना पड़ेगा, ठीक है। चूंकि जीएसटी अलग है, यानी जीएसटी जोड़ के बताया मैंने आपको। अब कार वाला क्या करेगा, 7,75,000 रुपए तो वो दे, ठीक है। इसके बाद वो टोटल टैक्स भी पे करेगा आपका, कितना, 70,500 रुपए टैक्स पे करेगा, तो टोटल मिलाकर उसको कार पड़ेगी 8,52,000 रुपए की, ठीक है। तो होप सो समझ में आ गया होगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखिए कितना सस्ता पड़ रहा है। शुरू में वही कार जो सेम टैक्स रिसेट के हमने हिसाब से देखा था तो वो कार 11,34,000 रुपए के आसपास पड़ रही थी। वैट आया, सस्ता हुआ, 9 लाख के आसपास पड़ी, लेकिन अब देख लीजिए आपको वो कार 8,52,000 रुपए के पड़े जीएसटी की वजह से। इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं लगता। जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एक इंटर स्टेट जीएसटी, एक इंटर स्टेट जीएसटी। इंटर का मतलब क्या हुआ, अगर खरीदने वाला व्यक्ति और बेचने वाला व्यक्ति दोनों एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं तो ऐसे केस में इस जीएसटी पे जो जीएसटी लगता है दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट जीएसटी, ठीक है। मतलब मैंने माल खरीदा है यूपी में किसी से, तो मैं तो यूपी का रहने वाला हूं और मैं जिससे खरीद रहा हूं वो भी यूपी का रहने वाला है, तो ऐसे में जो भी जीएसटी पे किया जाएगा दैट वुड बी कॉल्ड इंट्रा स्टेट जीएसटी। और ये आधा आधा दोनों को मिलेगा, आधा राज्य को और आधा केंद्र को। लेकिन अगर बेचने और खरीदने वाले दोनों अलग अलग स्टेट्स के होंगे तो ऐसे में सारा का सारा पैसा फाइनेंस मिनिस्ट्री ले जाता है, ठीक है। इसको हम IGST के तहत डिनोट करते हैं। फिर से समझ लीजिए, जीएसटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। खरीदने वाला बेचने वाला एक ही स्टेट का हो तो इंट्रा स्टेट जीएसटी, जो जीएसटी होगा जस्ट उसका हाफ केंद्र के पास और हाफ राज्य के पास जाएगा। लेकिन अगर खरीदने और बेचने वाले अलग अलग स्टेट्स के हों तो दोनों ही स्टेट्स को नहीं मिलेगा, सीधे वो केंद्र को मिलेगा, फाइनेंस मंत्रालय को मिलेगा, और वो बाद में अपने हिसाब से देखेगा और बाद में उस स्टेट को दे देगा। अब हम बात करते हैं एंट्रियों की, कि अगर हमें टेली प्राइम में एंट्रियां पास करनी हो जीएसटी के तो कैसे पास करेंगे। हमारे पास कुछ आइटम है अलग अलग जीएसटी रेट के साथ, अलग अलग परचेज रेट और अलग अलग सेल रेट है।
हमें मान लीजिए इनकी टीज को पास करना है टेली प्राइम में, तो कैसे पास करेंगे? इजी है। पहले इसके लिए टेली प्राइम सॉफ्टवेयर अपना ओपन करते हैं एंड सबसे पहले मैं एक कंपनी बनाऊंगा नए सिरे से। क्रिएट पे जाऊंगा और मैं जीएसटी असाइनमेंट कर रहा हूँ, प्रॉपर फुल जीएसटी असाइनमेंट नाम डाल देता हूँ, डमी कंपनी है। एड्रेस डाल देता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर, यहाँ से उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी कुछ रहने देता हूँ सब कुछ, कंट्रोल लेकर के सेव। सबसे पहले यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे आके आपको जीएसटी को यस करना है। अपना स्टेट रखिए, रेगुलर रख लीजिए अपने आप को। अदर टेरिटरीज को फिलहाल मैं नहीं एक्सेस करूंगा और यहाँ से मैं जीएसटी नंबर डाल देता हूँ, अपने मन से डाल दिया, डमी है। मंथली रखूंगा, इनवॉइसिंग को फिलहाल नो कर देता हूँ और ईवे बिल जनरेट करना चाहें यस कर दें, फिलहाल आप जैसा चाहें, और यहाँ से कंट्रोल लेकर के सेव करा दें। ठीक है, अब फिर जस्ट इसी के नीचे आपका सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को लेकर आता है। अगर आपके अलग अलग जीएसटी रेट्स कोई प्रोडक्ट हैं तो आप इसको ना छेड़िए, बाद में कर लीजिएगा, और अगर सेम ही है तो फिर आप बना सकते हैं। मैं पर चलो करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से इंटर किया, अब आपसे बोलेगा अपना एचएसएन कोड डालिए भाई, अगर है तो। मैं नहीं डाल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग आइटम्स है तो एचएसएन कोड अलग अलग हो जाएगा। तो मैं यहाँ से पहले बनाऊंगा यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, और मैं सबसे पहले बना रहा हूँ टेलीकॉम का। टेलीकॉम में एचएसएन कोड हमें पता होता है, तो मैंने मान लिया 8517। ठीक है, और यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसका जीएसटी रेट डिफाइन। तो मैं आता हूँ यहाँ से स्पेसिफाइड डिटेल्स में, और जो भी हमारा टेलीकॉम का सामान होगा उसको हम 18% जीएसटी पे बेचेंगे। ठीक है, और फिर से यहीं पर आ जाइए, लिखा हुआ है आपका, एक ही आपने बनाया है अभी, दूसरा भी बना सकते हैं आप, जितने चाहे उतने बना सकते हैं। मैं यहाँ से एक और बना लेता हूँ, लिखा हुआ है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन। चलिए मैं यही ले लेता हूँ। ठीक है, और ये ले लेता हूँ। हालांकि आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोडक्ट अलग अलग टाइप का होगा तो फिर आपको एक और बनाना पड़ेगा। मैंने 18% पे सेट किया है, ठीक है, वो आप बना सकते हैं। मैं थ्रेशोल्ड लिमिट रख देता हूँ, यहाँ से बूट्स वैल्यू कर देता हूँ और कंट्रोल करके सेव कर देता हूँ, कंट्रोल सेव। अब एक चीज़ मैं और करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा जीएसटी क्लासिफिकेशन में और मैं एक और जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाऊँगा। ठीक है, सीमेंट के लिए तो मैं डाल देता हूँ, मान लीजिए सीमेंट, और सीमेंट के लिए बना रहा हूँ चूँकि मेरे पास दो टाइप के आइटम होंगे की जगह पे स्पेसिफिकेशन में आ जाता हूँ। और वैसे मुझे नहीं, मैंने देखा नहीं है, फिलहाल मैं ऐसे डाल देता हूँ और यहाँ से मैं स्पेसिफाइड डिटेल्स पे आ जाता हूँ, टैक्सेबल रखूँगा और इसको 28% कर देता हूँ। ठीक है, दो नेचर्स बनाए हमने। अब क्या है, हम आप आइटम बना सकते हैं। पहले मैं ग्रुप बनाता हूँ, ग्रुप में दो रहेंगे हमारे। एक है फोन कौन कौन सी कंपनी के थे एक बार देख लेते हैं। रेडमी के ही हैं दोनों, तो रेडमी बना लो, बाकी कुछ मत करो, सेम रहने दो। ठीक है, एंड एक और बना लो सीमेंट। अब यहां से देख लीजिएगा सीमेंट वाला है तो कोई सीमेंट वाला ही करना पड़ेगा। यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन में आइए, सीमेंट वाला सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ से फिर यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन में आइए और यहाँ से फिर से सीमेंट वाला सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एंटर कर दीजिए। आपने ये दो बना लिए। ठीक है, अब आ जाइए सीधे, आप यूनिट बना सकते हैं। यूनिट बना लीजिए, मैंने बनाया बैग्स, कंट्रोल सेव एंड पीसेस, कंट्रोल सेव। बैक आ जाइए, आइटम बनाते हैं सीधे। अब जरूरत पड़े जो हमें पढ़ने वाली है, हमने बनाया रेडमी नोट 8, एंटर किया, रेडमी कर दिया, पीसेस कर दिया, बाकी सब कुछ भरा हुआ है, कुछ मत करिए, सेव कर दीजिए। ठीक है, अब बनाइए एसीसी सीमेंट, सीमेंट कर लीजिए। बाकी तो ऑलरेडी सेट है सारा कुछ, तो वो सेट हो जाएगा अपने मन से। सेव कर लीजिए। फिर रेडमी नोट 8 प्रो, इंटर कर लीजिए। यहाँ से आपका रेडमी ही हो जाएगा और पीसेस रहेगा, बाकी कुछ मत करिए, सेव कर लीजिए। JPY सीमेंट, और यहाँ से आपका आ जाएगा सीमेंट ही, और बैक्स कर दीजिए, कंट्रोल सेव। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रुप्स आपने एक बनाए, दो बनाए, कोई नहीं, इतना से काम चल जाएगा आपका। अब मेन आता है लेजर्स। बिना लेजर्स के आप इंडिया कैसे पास करेंगे? ठीक है, तो मैं सबसे पहले बनाऊंगा इनपुट CGST। देखिए, आप इनपुट नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, डायरेक्टली आप GST का बना सकते हैं।
मैं बनाता हूं पहले 9% ड्यूटीज एंड टैक्सेस। GST and C, control save। GST और ये आपका स्टेट में आएगा 9%, कंट्रोल सेव। ठीक है, आउटपुट बना लीजिए। अगर आप चाहे तो ये काम आप इंडिया पास करते करते भी बना सकते हैं। अब जिस भी पार्टी से माल खरीदेंगे या जिस भी पार्टी को माल बेचेंगे उनका आपको लेजर बनाना पड़ेगा। तो जैसे मैं मान ले तो बना देता हूं मोहन सेम स्टेट। ये थोड़ा मैं नाम के लिए लिख लेता हूं क्योंकि सेम स्टेट में C और S लगेगा। मैंने आपको पहले बताया था सेम स्टेट ट्रांजैक्शन हो जिससे माल खरीद रहा हूं वो हमारे स्टेट से बिलोंग करता है तो आधा आधा राज्य और केंद्र के पास जाता है। अगर अदर स्टेट के होंगे तो फिर वो आधा आधा क्या होगा आपका, वो चीज़ें बदल जाएंगी। उसमें सीन क्या रहेगा फिर आपका कि जो अगर आप अदर स्टेट ट्रांजैक्शन है तो IGST लगेगा, सीधे सीधे पूरा चला जाता है एक साल। तो मैं यहाँ से पहले सेम में आपको दिखाता हूँ, संडी फैक्टर करता हूँ। अब देखिए उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है यहाँ पे तो मैं इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलो एक एंट्री बना के दिखाता हूँ आपको। हाँ, परचेज का हमें लेजर बनाना था, परचेज का परचेज अकाउंट। बाकी बहुत कुछ मत करिए, सीधे कंट्रोल करके सेव करा दीजिए। ठीक है, और अगर GST में दिक्कत आएगी तो देख लेंगे। वैसे चूंकि हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक क्लासिफिकेशन सेलेक्ट हो गया है। अब हम जाते हैं परचेज वाउचर पे। यहाँ से मैं सप्लायर इनवॉइस नंबर डालूंगा, मोहन सेम स्टेट है, और हम सीमेंट लेते हैं 10 बोरियां 270 रेट पे, और एक रेडमी फोन भी ले लेते हैं 10। सीमेंट में पीसेस आ रहा है, क्या हमने कुछ गलती की है? ये हमने गलती की थी। और 28 है, ठीक है, 28 है, ठीक है। चलिए Redmi Note 8 देखिए 10 पीसेस ही हैं, और मान लेता हूँ मैं Redmi Note 8 का प्राइस देख लेते हैं 13,200 रुपये भाई। अब देखिए दो अलग अलग GST रेट्स के आइटम है यहाँ पे। मैं एक बार और इंटर प्रेस करूंगा और यहाँ से मैं डालूंगा सबसे पहले इनपुट CGST। ठीक है, 9% आ गया। इनपुट SGST 9% आ गया। अब ये 9% किसका आया? 1,32,000 रुपये का टोटल 18% आ गया आपका, ये गिरा गिरा करके। ठीक है, 1 लाख का करीबन 18,000 रुपये हो जाएगा। और इसके बाद जो दूसरा वाला बचेगा 32,000, उसका भी आप निकालेंगे तो तकरीबन आपका निकलेगा गिरदुनी 22, यानी ये मान लीजिए 3-4 हज़ार रुपये निकल आएगा। अभी जो हमारा ऊपर सीमेंट वाला हिस्सा है 2700, इसका भी GST निकालना है। तो एक बार फिर से इंटर करिए और एक GST लेजर बनाइए, ऑल सी करिए, यहाँ से बनाइए इनपुट CGST @ 14%। ठीक है, सीमेंट वाला रह गया भाई। कंट्रोल सेव, ये आ गया आपका। ये 378 किसका है? 27,000 रुपए का। ठीक है, 14%। एक और बना लीजिए।